प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है इस वीडियो में कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 और हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। अध्याय 3 का ही ये दूसरा वीडियो है। पाठ का नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। बच्चों, संसदीय शासन व्यवस्था में पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था के विकास एवं परिचय प्राप्त किए थे। अब वहाँ से आगे हम लोग आज अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में जानेंगे। इसके बाद भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद संसद के बारे में जानेंगे और फिर राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में। बच्चों, अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक ऐसी गणतंत्रीय शासन प्रणाली होती है जिसमें राज प्रमुख यानी कि सरकार का प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख यानी कि राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। मतलब राज्य का प्रमुख हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इस शासन प्रणाली में दोनों का काम एक ही व्यक्ति करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक उदाहरण है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों, हमारे यहाँ है संसदीय शासन प्रणाली। इस प्रणाली में राज्य यानी कि देश का मुखिया राष्ट्रपति हैं तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होता है बच्चों। और भारत में हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। बच्चों, आपके लर्निंग आउटकम्स में दिया गया है कि आपको संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अंतर समझ में आ जाना चाहिए और आप उसको बता सकें। तो यहाँ मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ, जिससे हम विशेषता भी कह सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था एक दोहरी शासनात्मक व्यवस्था है। जैसा आपने जाना कि यहाँ सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो ये दोहरी शासनात्मक व्यवस्था है। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में एकल शासनात्मक व्यवस्था है। वहाँ राष्ट्रपति ही दोनों काम संभालते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में 2 नंबर में देखिए कि बहुमत दल का शासन होता है। यहाँ बहुमत से जो पार्टी चुनी जाती है वो शासन करती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और विधायकों का एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग निर्वाचन होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में बच्चों राजनीतिक एकरूपता होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं उनके मंत्री किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था का छठा विशेषता बच्चों के शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का वर्चस्व मतलब राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था का 7वां विशेषता है इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन किया जा सकता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को एकीकृत किया गया है। तीनों में तालमेल है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। तो ये थे बच्चों संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अंतर। इस अंतर को आप भी अभ्यास करेंगे और आप इसको दूसरे को बता सकेंगे। चलिए बच्चों, अब आगे है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई। बच्चों, भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आज़ादी के लिए लड़ी गई, उसमें जो पृष्ठभूमि बना
और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। ये सब और तात्कालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया। दूसरी बात है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश की जनता ने लंबा संघर्ष किया था। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। यहाँ की जनता जागरूक हो गई थी। वे चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता, समानता में निर्णय लेने में हिस्सेदारी मिले। तीसरी बात थी, स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने तथा अपनी मांगें पेश करने की शक्ति प्रदान की थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो लोग ये जान गए थे किस तरह सरकार का विरोध और आलोचना किया जाता है और किस तरह से मांग मनवाया जाता है। चौथी बात है बच्चों की, स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। बच्चों, इस संविधान ने संसदीय व्यवस्था एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। बच्चों, आप कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच सामंजस्य बना रहता है। तो बच्चों, हम लोग जान रहे थे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ के संसद के बारे में समझते हैं। बच्चों, संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, यानी कि चिन्ह है, लोकतंत्र का चिन्ह है और संविधान का केंद्रीय तत्व है। केंद्रीय तत्व इसलिए है कि यहीं संविधान में संशोधन होता है और यहीं से संविधान लागू किया जाता है। बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय लेने में नागरिकों की सहभागिता तथा सहमति होती है। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। आपने पिछली कक्षाओं में जाना है बच्चों कि यहाँ की जनता जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और यहाँ की जनता की इच्छा के अनुसार ही जनप्रतिनिधि काम करते हैं और इसकी अभिव्यक्ति वे संसद में करते हैं। बच्चों, लोग संसद के लिए अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव मत यानी कि वोट देकर करते हैं। चुने गए प्रतिनिधियों का अपना एक समूह होता है और जिस समूह के प्रतिनिधियों को बहुमत मिलता है वो समूह सरकार बनाती है। यहाँ पर आप समूह का मतलब पार्टी समझिए कि चुने गए प्रतिनिधियों का अपना एक पार्टी होता है। आपने कई पार्टियों का नाम सुना होगा और ये जिस पार्टी की ज़्यादा जनप्रतिनिधि जीतते हैं चुनाव, बहुमत जिनको मिलता है और वो सरकार बनाते हैं। ये सरकार की बातें मैंने पिछले वीडियो में समझाया है बच्चों, आप वहाँ से देखकर फिर से समझ सकते हैं। बच्चों, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। जिस समूह को बहुमत नहीं मिलता, आपने पिछले क्लास में समझा है कि जिनको बहुमत मिल गया वो सरकार बनाए और जिनको बहुमत नहीं मिला वो विपक्ष कहलाते हैं। सरकार को ये नियंत्रित करते हैं, विपक्ष सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। बच्चों, इस प्रकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग यानी कि जनता, नागरिक ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण भी रखते हैं। संसद में समूचे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए पूरे देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। बच्चों, आपने पिछले क्लास में जाना है कि 543 क्षेत्र में पूरे देश को बांटा गया है, जिसमें हमारा एक सिंहभूम संसदीय क्षेत्र भी है और पूरे झारखंड में को 14 संसदीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो इस तरह पूरे देश को संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। बच्चों, भारतीय संसद
राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो बच्चों ये थी संसद की बातें। अब जबकि भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, तो आइए राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चों, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। संविधान में सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का है और यह देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बेझिझक कहिए राष्ट्रपति हैं। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। आपात स्थिति में, आपात स्थिति मतलब बच्चों युद्ध छिड़ जाने पर या सरकार के हट जाने पर, किसी भी सरकार का नहीं होने पर पूरे देश की बागडोर मतलब शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। वह वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह तीनों सेना का अध्यक्ष भी होता है। बच्चों, राष्ट्रपति तीनों सेना, वायु सेना, जल सेना और थल सेना का अध्यक्ष होते हैं। समस्त कार्यपालिका, पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका, तो समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं। बच्चों, इस पद की योग्यता धारण करने वाला, हम आगे पढ़ेंगे कि इस पद के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो इस योग्यता को धारण करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित यानी कि चुने जा सकते हैं। तो ये था बच्चों संसद और राष्ट्रपति के बारे में जानकारी। अब आने वाली वीडियो में हम लोग राज्यसभा, लोकसभा के बारे में जानेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास भी जारी रखिए। ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगा, लेकिन आपका साथी आपका पुस्तक है, आप उसको बार बार पढ़िए और आगे बढ़िए।